अतीत के पत्र जो विनोबा भावे और गांधी जी ने एक दूसरे को लिखे हैं। दिस इज अ रिवीजन पार्ट। हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, फिर भी वापस से एक बार इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अतीत के पत्र ये विनोबा भावे जी और गांधी जी ने लिखे हैं। अभी उनका हम परिचय और इस चैप्टर में अतीत के पत्र के बारे में क्या क्या नहीं चैप्टर में क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या आया है, वापस से देखने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी इकाई का 5वां चैप्टर अतीत के पत्र, विनोबा और गांधी जी। परिचय, विनोबा भावे जी, उनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। जन्म है 11 सितंबर 1895। मृत्यु उनकी हो गई है 15 नवंबर 1982। और परिचय में देखो, विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। ये गांधी विचारक थे। उनकी प्रमुख कृतियां है गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। ये है उनकी प्रमुख रचनाएं। ये था अभी विनोबा भावे जी का परिचय। अभी महात्मा गांधी जी, आप सबको पता है महात्मा गांधी जी। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। प्रमुख कृतियां हैं उनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा है। हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। वो न्यूज़पेपर में लिखते थे। अभी इस गद्य में क्या दिया हुआ है, इस चैप्टर में क्या किसके बारे में बताया है। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, जो प्रथम पत्र है वो विनोबा भावे जी ने गांधी जी को लिखे हैं। देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में, पहले पत्र में विनोबा भावे जी ने गांधी जी को लिखा है। दूसरे पत्र गांधी जी में का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस दोनों पत्र में से हमें एक वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज मिलती है। हम अभी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला पत्र जो विनोबा भावे जी ने गांधी जी को लिखा है। परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। वो भी पत्र में लिखते हैं कि अस्वास्थ्य यानी कि बीमार, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था विनोबा भावे जी को, इसके लिए वो आश्रम से बाहर गए थे। जहां वो रह रहे थे वो आश्रम था, और वो आश्रम से 1 साल पहले ही स्वास्थ्य के कारण, मतलब बीमार होने के कारण वो बाहर गए थे। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर वो आश्रम लौट जाऊंगा। मास यानी कि महीना। अभी वो उन्हें सोच के रखा था कि 2-3 दिन मास वाई वाई एक स्थान है, प्लेस है, वहां पे रहकर वो आश्रम वापस से आएंगे, ऐसे सोचकर वो गए थे। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं था। ये सोचकर गए थे कि मैं 1-2 साल में वापस आऊंगा वहीं रहकर। पर 1 साल होने के बाद, 1 ईयर होने के बाद भी उनका कोई ठिकाना नहीं था, मतलब वो एक जगह पे नहीं थे। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि
इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। अभी उनको ये कबूल होना करना चाहिए या फिर मानना चाहिए कि उसमें वो पूरा साल बाहर रहे, इसके उसमें दोष उनका ही है, दोष यानी कि गलती। वैसे मामा, ये फड़के मामा को मामा बोलते थे, तो फड़के मामा को मैंने एक दो पत्र लिखे। उस बीच उन्होंने वो फड़के जी को उनको पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया था। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। अभी वो बोल रहे हैं कि आश्रम जहाँ पे वो रह रहे थे, तो उनके हृदय में खास स्थान प्राप्त किया था। हृदय में स्थान बनाना यानी कि किसी का प्रिय बनना। तो वो बोल रहे हैं कि वो स्थान प्राप्त किया है, और वो मान रहे हैं कि मेरा जन्म जो है, मेरा बर्थ जो है, वो आश्रम के लिए ही हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। और ऐसा उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं एक वर्ष बाहर क्यों रहा। फिर इतना होने के कारण भी कि इस तरह आश्रम में उनका मन लग गया था, प्रिय बन गया था आश्रम, और उनका जन्म ही आश्रम के लिए हुआ था, वो ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा विश्वास भी है और उनकी श्रद्धा भी है। फिर भी उनका सवाल है, उनको प्रश्न है कि मैं इतना सब होने के कारण भी मैं एक साल बाहर क्यों रहा। जब मैं 10 वर्ष का था, तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरा जो मेरी जिंदगी है, और जो भी हूँ मैं, जो भी मैं करूंगा आगे या फिर करूंगा, वो सब देश सेवा के लिए ही पूरा मेरा जीवन अर्पण करूंगा, ऐसा उन्होंने व्रत लिया था, उन्होंने डिसाइड किया था। तो जब वो 10 साल के थे, तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य यानी कि शादी नहीं करना, तो ऐसा ही व्रत उन्होंने लिया था, और देश सेवा करने का व्रत उन्होंने लिया था। सॉरी। और उन्होंने क्या किया, उनका क्या हुआ, अभी वो हाई स्कूल अपने बीते हुए जो भी है उनके बारे में बताना चालू कर दिया। उसके बाद मैं 1 मिनट। तो अभी वो 10 साल के थे, तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का सोच लिया। और अभी उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। जब वो हाई स्कूल में गए, तभी उन्होंने भगवत गीता जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, वो पढ़ने का शौक लगा। मतलब उनको वो पढ़ने की अवसर मिला और उनको मौका मिला, और वो उनके पढ़ने के लिए अच्छा लगा लगा। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। लेकिन उनके पिताजी ने यह आज्ञा दी कि वो दूसरी भाषा के तौर पर वो फ्रेंच ले ले। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था, और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। और हाई स्कूल में दूसरी भाषा के तौर में उनके पिताजी ने उनको आज्ञा दी थी, ऑर्डर दी थी कि वो फ्रेंच ले लें। फिर भी उन्होंने गीता पढ़ना चालू ही खुद ब खुद, मतलब खुद से ही गीता पढ़ना घर में शुरू कर दिया था, उसका अभ्यास शुरू कर दिया था।
मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा और तभी वेदांत पढ़ने का उनको वहां पे मौका मिल गया। तो वो मतलब पढ़ाई के साथ साथ में वो अभी वेदांत भी पढ़ रहे थे। वो उनका अच्छा मौका मिला था, अवसर मिला था वेदांत पढ़ने का। आश्रम में जैसे ही वो दाखिल हुए, वही में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। और वाई में तभी नारायण शास्त्री मराठी नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान थे वो ब्रह्मचारी थे। वो विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्रों के बारे में वो पढ़ा रहे थे और वहां पे सिखाने का काम वो करते थे। उसके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ और उनके पास ही वो उपनिषद को पढ़ने का उनको मौका मिला। उपनिषद यानी कि धर्म के ऊपर जो भी होता है उसको उपनिषद बोलते हैं। तो वहां पे वो ही पढ़ने का उनको मौका मिला। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज्यादा समय रह गया और इस लोभ के कारण वो क्या गए, मतलब ये सब पढ़ने, उपनिषदों वेदांत ये सब पढ़ने के लिए और उसी के लोभ से, उसी की इच्छा से वो वाई में ज्यादा समय रह गए। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। अभी इस समय में उन्होंने क्या क्या किया वहां पे वाई में रहकर, या फिर वहां पे उपनिषद या फिर वेदांत ये सब पढ़ते समय उन्होंने क्या क्या किया, ये सब वो भी लिख रहे हैं। सर, जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। और वो इतने दिन आश्रम से बाहर उन्होंने क्या क्या किया वो अभी लिख रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। अभी वो आश्रम से बाहर रहकर उन्होंने क्या क्या किया वो सब लिख रहे हैं। अभी वो स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के लिए उन्होंने पहले तो 10-12 मील घूमना मतलब वॉकिंग शुरू किया। बाद में 6 से 8 शेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अभी वो अनाज भी पीसना चालू कर दिया था और उन्होंने आज तो क्या किया, 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम था। वो उनकी एक्सरसाइज थी, घूमना और सूर्य नमस्कार निकालना। इससे क्या हो गया थी कि उनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी हो गई थी, ठीक हो गई थी। अभी आहार के विषय में, अभी आहार में मतलब खाना वो किस तरह के खाते थे वो अभी लिख रहे हैं। पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। उन्होंने पहले 6 मंथ्स क्या किया, नमक खाया और उसके बाद उन्होंने जो भी सब्जियां खाना था उसमें नमक खाना छोड़ दिया था। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। और उन्होंने ठान लिए, डिसीजन लिया कि वो अभी बिल्कुल मसाले वाले और नमक नहीं खाएंगे। दूध शुरू किया, अभी दूध क्या किया उन्होंने शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। अभी ये सब उन्होंने छोड़ दिया, मसाला नमक खाना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो मिल्क पीना चालू किया, दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना चल नहीं सकता, मतलब दूध पिए बिना भी कुछ चल नहीं सकता। फिर भी अगर उसे छोड़ना पड़े, छोड़ा जा सकता है हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। फिर भी अगर उससे चलता भी नहीं, मतलब दूध के बिना कुछ भी नहीं चलता, मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, फिर भी अगर उसको छोड़ने की नौबत आई या फिर छोड़ना पड़ा तो मैं उसको भी दूध पीना भी छोड़ दूंगा। 1 महीना
केले, दूध और नींबू पर बिताया। और 1 महीना उन्होंने क्या किया, खाली 1 महीने में केले खाए और दूध पिए और नींबू पर उन्होंने 1 महीना बिताया। इससे ताकत कम हुई। ये सब ओनली दिस ये सब खाने से उन्हें से क्या हो गया कि ताकत उनकी कम हो गई, वो कमजोर होने लगे। अभी कार्य, 1 वर्ष जो वो आश्रम से बाहर रहे, उसके दौरान उन्होंने किस प्रकार के काम किए, वो अभी लिख रहे हैं। पहला, गीता का वर्ग चलाया। अभी उन्होंने वहां पे रहकर, बाहर रहकर उन्होंने क्या किया, गीता जो तो भागवत गीता है उसका क्लास चलाया, वर्ग चलाया, सिखाया। इससे इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई, बिना पारिश्रमिक के। बिना पारिश्रमिक यानी कि फीस, विदाउट फीस उन्होंने क्या किया, वो अर्थ सहित, उसमें जो 6 विद्यार्थी थे, 6 स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने गीता जो है भागवत गीता, वो पूरा मीनिंग के साथ उन्होंने सिखाई, वो भी विदाउट फीस की। दूसरा, ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। उसके बाद उन्होंने ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय पढ़ा, जिसमें 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। उसके बाद उन्होंने उपनिषद 9 पढ़ाए, जिस वर्ग में 2 विद्यार्थी थे। हिंदी प्रचार, उसके बाद चौथा उन्होंने काम किया, वो हिंदी प्रचार का काम किया। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, वो खुद अच्छी हिंदी नहीं जानते, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। उनको हिंदी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, इसके लिए उनकी जो भाषा थी वो मराठी थी, तो उनको हिंदी नहीं ज्यादा थी आती थी, या फिर अच्छे नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने विद्यार्थियों को जो समाचार पत्र पढ़ते थे, मतलब न्यूज, वो पढ़ने और पढ़ाने का क्रम उन्होंने जारी रखा। वो विद्यार्थियों को हिंदी समाचार के बारे में पढ़ने और पढ़ाने का काम करते रहे। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई, और अंग्रेजी जो है इन्होंने 2 विद्यार्थियों को सिखाई। इंग्लिश इन्होंने 2 विद्यार्थियों को सिखाया। यात्रा लगभग 400 मील पैदल, और उनकी जो यात्रा थी, उनका जो प्रवास था, जर्नी थी, वो करीब करीब 400 मील उन्होंने पैदल बिताए। राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे, और इस 400 मील पैदल के यात्रा के दौरान उन्होंने राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़, ये जो किले थे, फोर्ट, ये सब उन्होंने, ये ऐतिहासिक जो प्रसिद्ध किले थे, वहां उन्होंने ये सब देख लिए थे। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था, और इसके दौरान मतलब जब भी वो प्रवास करते थे, यात्रा करते थे पैदल, तो इस प्रवास में उन्होंने भगवत गीता जी पर प्रवचन का काम भी उन्होंने जारी रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए, और जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, तभी उन्होंने गीता पर प्रवचन भी दे दिए थे, और ऐसे कुछ उन्होंने 50 प्रवचन किए थे। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा, और वहां से रेल से आश्रम पहुंचूंगा। और अभी वो सोच रहे हैं कि अभी यहाँ से जाते, आश्रम जाते समय वो क्या करेंगे, पहले तो पैदल मुंबई जाएंगे, उसके बाद रेलवे से वो ट्रेन से आश्रम पहुंच जाएंगे। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। वो अभी आगे लिख रहे हैं कि मैं अभी प्रवास कर रहा हूँ, मेरी जर्नी चालू है, तो मेरे साथ में एक 25 वर्ष का एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है, और जो मेरे साथ विद्यार्थी एक है 25 वर्ष का, उसका मुझसे क्या है, गीता सीखने का विचार है।
मैं अधिक से अधिक चैत्र शुल्क 1 को आश्रम पहुंचूंगा। वो अभी डेट भी बता रहे हैं कि मैं चैत्र शुल्क 1 को आश्रम पहुंचूंगा। वाई में विद्यार्थी मंडल नामक की एक संस्था की स्थापना की। अभी वहां पे उन्होंने विद्यार्थी मंडल नामक एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की। उसमें एक व्यासनल खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। अभी उन्होंने ये संस्था स्थापन की और उसमें एक लाइब्रेरी भी चालू कर दी, खोल दी। तो अभी उसकी सहायता के लिए मतलब उसमें बुक्स वगैरह लगेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक चक्की पीसने का क्लास भी शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते, और वो चक्की पीसने का जो वर्क शुरू किया उसमें क्या करते थे, वो खुद विनोबा भावे जी और 15 विद्यार्थी 15 स्टूडेंट्स वो चक्की पीसने का काम करते थे। जो मशीन की चक्की पर पीसने आ जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 शेर हिसाब से, अभी जो भी मशीन पर पीसने का काम करते थे तो कितना पैसा लेना है सब उन्होंने बताया कि 1 पैसे में 2 शेर के हिसाब से वो काम करते थे। और ये पैसे वाचनालय को देते थे। उससे चक्की पीसने से जो पैसे आते थे वो सब पैसे वो वाचनालय को देते थे। पैसे वालों के लड़के भी उस वर्ग में शामिल हुए थे, और इसमें कुछ गरीब तो बच्चे थे ही, लेकिन जिनके पास पैसे थे वो भी उसमें शामिल हो गए थे। यह वर्ग कोई 2 माह चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। और ये जो चक्की पीसने का काम था उसका जो एक वर्ग था वो करीब 2 महीने, 2 मास यानी कि 2 महीने चला, और वाचनालय में 400 पुस्तक इकट्ठे हो गए, और इससे पैसे आते थे उससे क्या हो गए, करीब करीब 400 बुक्स वो वहां पे जमा हो गई। सत्याग्रह श्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफी प्रयत्न किया, और उन्होंने ये जो तत्व थे सत्याग्रह श्रम के प्रिंसिपल्स, उनके भी प्रचार करने का उन्होंने काफी कोशिश की। बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। अभी बड़ौदा में भी 10-15 मेरे फ्रेंड्स से मित्र हैं, और उनको भी लोगों की सेवा, लोक सेवा करने का इच्छा है। इस कारण वहां 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापन की थी, और इसके लिए उन्होंने 3 साल पहले ही मातृभाषा को प्रचार करने का उन्होंने एक उनके लिए वहां पे एक फिर से एक इंस्टीट्यूट स्थापन की थी। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में मैं गया था, और इसी का एक साल में एक बार एक सभा होती है, एक मीटिंग होती है, उसमें वो गए थे। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना चाहिए इसकी चर्चा। और वार्षिक उत्सव मतलब वो समझा रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि सब जितने भी 15 सॉरी जितने भी वहां पे लोग थे इस संस्था के स्थापन करने के या फिर लोक सेवा में जिनका भी इच्छा थी, वो सब उनके मित्र क्या करते थे, सभा आयोजित करते थे वार्षिक उत्सव में। उसमें क्या होता था कि सब जितने भी मेंबर्स हैं, सभासद मेंबर्स हैं, वो एक जगह कहीं इकट्ठे होकर, संस्था में ही इकट्ठे होकर वो क्या काम किया और क्या करना चाहिए इसके ऊपर वो डिस्कशन करते थे, चर्चा करते थे। उसमें मैंने वहां हिंदी प्रचार करने का विचार रखा, और इस विचार में उन्होंने ये एक विचार रखा कि अभी हम हिंदी का भी प्रचार प्रसार करेंगे। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। और वो भी बता रहे हैं कि मैंने विचार रखा कि अभी हिंदी का भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो और मेरा पूरा विश्वास है कि वह संस्था ये काम जरूर करेगी। और आपने जो हिंदी प्रचार का प्रयत्न शुरू किया है, कोशिश की है, उसमें ये मेरी बड़ौदा की संस्था उसमें काम करने के लिए जरूर तैयार रहेगी, रेडी रहेगी। अंत में सत्याग्रह श्रम निवास के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। अभी जिन्होंने जो भी
किया उसमें उनका बिहेवियर कैसा रहा वो भी बोलना जरूरी है। अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिख चुका हूँ। अभी अस्वाद व्रत यानी कि फीका भोजन करने का व्रत, तो इसके बारे में उन्होंने जो भी है वो सब ऊपर लिखा हुआ है। अपरिग्रह, अभी अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना, कोई भी चीज का संग्रह नहीं करना। लकड़ी की थाली, उनके पास क्या क्या था वो बता रहे हैं अभी। कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। और जिनका भी उनके पास जितना भी सामान है उसके बारे में अभी वो बोल रहे हैं कि उनके पास क्या क्या है और क्या क्या था। तो ये सब चीजें उनके पास है, वो बता रहे हैं कि उनके पास क्या है कि एक लकड़ी की थाली है, कटोरी है, और आश्रम से मिला हुआ एक लोटा है, धोती है, कंबल और पुस्तकें, इतना ही प्रगर रखा है। बंडी कोट टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया, और उन्होंने व्रत लिया कि बंडी और कोट और टोपी वगैरह वो सब कुछ पहनेंगे नहीं। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ, और इसके लिए ये सब चीजें न पहनने, बंडी भी नहीं पहनते या फिर कोट तो नहीं पहनूंगा और टोपी भी नहीं पहनूंगा, तो इसके लिए शरीर पर ओढ़ने के लिए या फिर शरीर ढकने के लिए उन्होंने धोती का ही उपयोग किया। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। करघा यानी कि कपड़ा बुनने का यंत्र, तो और उस पे बना हुआ ही वो कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, ऐसा वो डिसाइड उन्होंने किया था। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं, और वो स्वदेशी और परदेशी ऐसा कुछ संबंध के बारे में उनके पास कोई भी नहीं है। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया तो ही। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो भी बोल रहे हैं कि जो भी है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये जो चीजें हैं, ये जो इन व्रत है, उनका परिपालन अपनी जानकारी में ठीक ठीक किया है, कि आपके हिसाब से मैंने ये सब चीजें अच्छी की है, ऐसा उनका विश्वास है। वो भी बोल रहे हैं कि सत्य, ट्रूथ, अहिंसा, नॉन वायलेशन और ब्रह्मचर्य, तो ये सब चीजों का उन्होंने अच्छी तरह से पालन किया हुआ है, ऐसा उनका मानना है, और ठीक ठीक उनके बारे में उनको पता है, वो ऐसा उनका विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, और आगे लिखते हैं कि और मैं क्या लिखूं, क्या कहूँ। जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। और जब भी मुझे कोई सपना आता है तभी मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा, कोई सर्विस मुझसे लेगा, गॉड मुझसे सर्विस लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ। और वो बोल रहे हैं कि पूर्ण श्रद्धा के साथ इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी आश्रम के नियम है उसके हिसाब से मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं sorry, आश्रम का ही हूँ। और वो आगे भी लिखते हैं कि जो भी मैं वहां पे रहूंगा या फिर जो भी आचरण रहेगा वो आश्रम के नियम के अनुसार ही रहेगा, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। और वो आगे बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की का मैंने उल्लेख किया है वह अपना भोजन यानी कि भाकरी स्वयं बनाना। और वो आगे लिखते हैं कि मैं जो हूँ आश्रम के लिए हूँ, और आश्रम ही मेरा साध्य है। और जिस बात की कमी है, जिनका उन्होंने उल्लेख किया कि मेरा भोजन खुद का खाना वो खुद बनाएगी, यानी कि भाकरी।
स्वयं बनाना। मैंने इसका ही प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। और उन्होंने यात्रा के दौरान जब भी वो बाहर गए थे आश्रम से, तभी उन्होंने ट्राई किया था, कोशिश की थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। सत्याग्रह का यह दूसरा कोई, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता है तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। और सत्याग्रह, वो अभी सत्याग्रह के बारे में लिख रहे हैं कि आपने सोचा है कि सत्याग्रह करना है, तो वो आगे लिख रहे हैं कि अगर सत्याग्रह करना है, रेल संबंधी आप सोच रहे हैं कि सत्याग्रह करना है, तो मैं तुरंत ही आश्रम पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए तथा कितने विद्यार्थी हैं? अभी इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं, क्या चेंजेस हुआ है, और वहाँ पे विद्यार्थी कितने हैं? राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। और अभी वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा की योजना जो स्कीम थी उसका क्या हुआ, और अभी मेरे आहार में, मेरे भोजन में क्या क्या चेंजेस करना है, परिवर्तन करना है, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखिए, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझाने वाले, समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। और वो अभी लिख रहे थे कि आप खुद मुझे पत्र लिखो, जो कि आपको माँ पिता समान मानते हैं, यह आपके बेटे का आग्रह है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। अभी मैं जो हूँ 2-4 दिन में ही ये गांव छोड़ रहा हूँ। और विनोबा जी के प्रणाम। अभी ये था विनोबा जी के गांधी जी को पत्र। अभी वो गांधी जी यहाँ पत्र पढ़कर क्या उत्तर देते हैं, क्या लिखते हैं, वो है अभी देखते हैं दूसरा पत्र। यह पत्र पढ़कर गोरख मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। ये गोरख को मच्छंदर को हराया, ऐसा वो भीम है भीम, ऐसा वो गांधी जी उनके बारे में बोल रहे थे। सुबह उनको इस पत्र प्रकार उत्तर दिया और सुबह होते उन्होंने उसका आंसर दे दिया। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। अभी आपके लिए मैं, विनोबा जी के लिए, आपके लिए मैं कौन सा काम लाऊं, ये मुझे अभी नहीं सूझ रहा है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी चरित्र मुझे मोह में डुबो देती है, और आपका प्रेम और आपका जो कैरेक्टर है वो मुझे मोह में डुबा देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ, और आपकी परीक्षा करने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसमें मैं स्वीकार करता हूँ, और तुमने जो मेरी अपनी परीक्षा की है उसे मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ, और आपने जो मुझे पिता माना है उसका मैं पद स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी इच्छा है, मेरा लोभ था, वो उन्होंने पूरा, लगभग पूरा किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र को पैदा करता है, और वो मानते हैं कि सच्चा जो पिता होता है वो क्या करता है, अपने विशेष चरित्रवान पुत्र को ही पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह होता है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। और वो आगे भी बोल रहे हैं कि सच्चा अगर पुत्र है, वो पिता ने जो भी कुछ किया है उसको आगे, उसको बढ़ा, उसको बढ़ने में, वृद्धि करने में क्या करता है, मदद करता है। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। और अगर पिताजी ये सब है, सत्यवादी है, दृढ़ी है, दयावान है, तो ऐसे जितने भी गुण है वो खुद में धारण करे, खुद को अपनाए। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है, और ये सब आपने किया है वो सब मुझे दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से ही किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। और ये जो किया है आपने वो मेरे प्रयत्न से, मेरे कोशिश से किया है, ऐसा मैं कुछ मानता नहीं हूँ, और ये मुझे मालूम नहीं है। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसमें तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जो आपने मुझे पिता माना है, ये जो मेरी प्रेम का भेंट है वो उसको मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ।
ऐसे गांधी जी विनोबा भावे जी के पत्र में लिखते हैं। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा, और जब मैं हिरण्यकशिप साबित होऊं तो प्रहलाद भक्त के सम्मान मेरा सादर निरादर करना, और उस पद को योग्य बनने की मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है, और आपकी बात सच्ची है। आप सच है कि जो भी आश्रम में रहकर जितना भी उन्होंने जो भी आश्रम के नियम थे उसको बाहर भी वैसे ही उसको पालन किया, ये अच्छी बात है और सच्ची बात है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे, और आप आश्रम में आओ उसमें कोई शक नहीं था, और उसमें कोई शंका नहीं थी, और फड़के मामा ने मुझे स्वयं पढ़कर वो सुनाया था। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यह मेरी कामना है। और आप वो गांधी जी आप आगे भी बोल रहे हैं कि आपका जो आयुष्य है, आप जो है वो दीर्घायुष्य हो, और आपका जो उपयोग है, आपका युद्ध जो है वो हमारे देश के लिए, उसकी उन्नति के लिए हो, यह मेरी क्या है, कामना है। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। और अभी उन्होंने लास्ट में भी बताया था कि आप मुझे सबके बारे में बताएं, मतलब आहार के बारे में क्या चेंजेस करना है, वो भी परिवर्तन क्या करना है, वो उसके बारे में उन्होंने पूछा था। इसके लिए वो अभी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी मुझे आहार में किस प्रकार का चेंजेस करना है, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि अभी मुझे कुछ ऐसा परिवर्तन करो, या कुछ आहार में कुछ जो भी आपका डाइट है उसमें कुछ चेंजेस करो, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना। वो बोल रहे हैं कि अभी दूध का त्याग मतलब दूध को नहीं पीने का अभी सोचना नहीं है। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। और इतना ही नहीं, वो आपने शुरू में लिखा था कि दूध मैंने चालू किया था और उसको छोड़ने की अगर नौबत आ जाए तो वो भी मैं करूंगा, ऐसा आपने लिखा था, बोला था। तो उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि आहार में कुछ चेंजेस करना ऐसा मुझे नहीं लगता, और अभी जो है दूध पीना नहीं छोड़ना है। उसको अगर आप उसमें उसकी मात्रा मतलब अगर आधा या 1 गिलास पी रहे हो तो उसको ज्यादा पीने की कोशिश करना है, उसकी मात्रा बढ़ाना है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना है। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, और रेल विषयक जो भी सत्याग्रह है उसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारों की आवश्यकता है। और वो आगे भी लिखते हैं कि उसके लिए ज्ञानी, इसको ज्यादा नॉलेज हो, ऐसे प्रचारकों की, प्रचारकों मतलब जो प्रचार करता है किसी चीज का, उसकी आवश्यकता रहेगी, ऐसा गांधी जी विनोबा भावे जी को बोल रहे हैं। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए, और अभी वो बोल रहे हैं कि यह पॉसिबिलिटी है, यह संभव है कि अभी शायद खेड़ा जिला है वहां पे सत्याग्रह करने की नौबत आए, फिर वहां पे करना पड़े। अभी तो मैं रमता राम हूँ। रमता रम यानी कि फक्कड़, एक स्थान पर न टिकने वाला। रमता राम हूँ, 2 दिन 1 दिन में दिल्ली जाऊंगा। रमता राम मतलब किसी भी एक जगह न रहने टिकने वाला, एक स्थान पर न टिकने वाला। तो वो अभी खुद को गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं अभी तो क्या हूँ, रमता राम हूँ, मतलब एक जगह रहूंगा नहीं। अभी 1 दिन में क्या करूंगा, दिल्ली जाऊंगा। विशेष तो जब आओगे तब, विशेष तभी होगा, स्पेशल तभी होगा तो जब आप आओगे आश्रम में तब। सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं, बापू की आशीर्वाद। अभी वो आगे लिखते हैं कि विशेष तो जब होगा जब आप
यहाँ पे आओगे और उससे हमसे मिलोगे, और आश्रम में सभी को आपसे मिलना है, और वो सब मिलने के लिए आपको आपको आपसे मिलने के लिए क्या है, उत्सुक हैं। वो अभी आशीर्वाद दे रहे हैं, बापू के आशीर्वाद। बाद में बापू के उद्गार, ये सब लिखने के बाद उन्होंने कुछ उद्गार बोले। बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा। और वो अभी आगे खुद बोल रहे हैं कि बहुत ही बड़ा मनुष्य है, बहुत ही अच्छा मनुष्य है। और उनका एक्सपीरियंस है कि महाराष्ट्रियों, महाराष्ट्र के लोग और मद्रासियों, तब मद्रास चेन्नई के लोग, उनके साथ उनका संबंध, उनका रिलेशन जो है बहुत ही अच्छा रहा। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, और उनमें से ही महाराष्ट्र के जितने भी उनके पास जितने भी लोग थे, उन्होंने उनको कभी निराश किया ही नहीं। उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी, और इसमें भी जितने भी महाराष्ट्रियन लोग, नेता लोग थे, उनके साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उनमें से महाराष्ट्रियों ने उन्होंने कभी भी उनको निराश नहीं, और उनमें विनोबा भावे जी ने तो क्या कर दी थी, हद कर दी। तो ये थे हमारे दो पत्र, जो कि विनोबा भावे और उन्होंने एक दूसरे को लिखे हैं, और जिसमें कि विनोबा भावे जी गांधी जी के बारे में बोलते हैं, या फिर आश्रम से बाहर होने के बाद उन्होंने किस प्रकार यात्रा की, और यात्रा के दौरान किस प्रकार के काम किए, जो कि उन्होंने सोच के रखा था कि मैं 1-2 महीने में ही वापस आऊंगा, लेकिन वो साल होने के बाद भी वो आश्रम वापस लौट नहीं आए थे। उनके बारे में और उन्होंने खुद के बारे में लिखा है। उसके बाद आश्रम के बाहर रहने के बाद उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए, जो कि गीता के वर्ग चलाए, लोग बच्चों को ज्ञानेश्वरी पढ़ाई, उपनिषदों के बारे में पढ़ाया, और हिंदी का भी प्रचार किया। कुछ बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाई, और यात्रा के दौरान उन्होंने गीता के प्रवचन किए। उसके बाद विद्यार्थी नावाई में विद्यार्थी मंडल नामक उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। ये सब के बारे में, इस काम के बारे में उन्होंने सब लिखा। उसके बाद उनके आहार के बारे में भी उन्होंने बताया, और उन्होंने, विनोबा जी ने गांधी जी को पितृ के समान माना। तो इसके ऊपर उन्होंने गांधी जी ने उनको पत्र लिख के बताया कि आपने वहाँ पे जो आश्रम से बाहर की रहकर भी जो भी आश्रम के नियम थे, उनको कभी छोड़ा नहीं, वैसे ही रहा। और वो बोलते हैं कि मेरी उनकी मानना है कि सच्चा पिता अपने विशेष चरित्रवान पुत्र को ही पैदा करता है, और सच्चा जो पुत्र होता है वह पिता के जो किया है उसमें वृद्धि करे। इसके बारे में बोल रहे थे। तो ये थे हमारे अतीत के पत्र की ये चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।